हिंदी कथा जगत के शीर्षस्थ कथाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, दमन चक्र। तो शुरू करते हैं कहानी दमन चक्र। मुझे अपने बचपन की बहुत कम बातें याद हैं। बाबा बताया करते थे कि हमारा बचपन घर से ज़्यादा इस पार्क में बीता है। सुबह दोपहर शाम हर वक्त घर से गायब हम दोनों हमेशा पार्क में पाए जाते थे। मुझे बस इतना भर याद है कि मुझ में तब गुस्सा बहुत था। मैं जब तब दामू को पीटती रहती थी। वो मार खाकर भी माँ बाबा दादी किसी से मेरी शिकायत नहीं करता था और चुपचाप सहमा सा मेरी ओर देखता रहता था। उसके बदन का पोर पोर दर्द कर रहा होता और वो फिर मेरे पीछे लग लेता। शुरू से ही वो एक मरगिल्ला सा 1.5 हड्डी का लड़का था। चश्मा लगाने के बाद वो और भी मासूम दिखाई देता था। अब भी उसका यही डील डॉल, यही ढांचा था, पर सब कुछ एकाएक बदल गया था। अपनी इसी रंगत में दामू अचानक एकदम सख्त और अक्खड़ लड़का बन गया था। मुझे दीदी कहना तो उसने तभी बंद कर दिया था जब उसकी आवाज़ बदलनी शुरू हुई थी और वो फटे बाँस सी खरखराती आवाज़ में बोलता था, जिससे मुझे बहुत खीज होती थी। अब वो मुझसे बिना संबोधन के बात करता था। जाने कब कैसे हम दोनों में एक गहरी दुश्मनी पैदा हो गई थी। उसकी नुकीली उठी हुई ठुड्डी, पिचके हुए गालों की उभरी हुई हड्डियाँ और मोटे कांच वाला चश्मा सब मेरी बर्दाश्त के बाहर थे। जब वो गुस्से में बोलता हुआ मुंह से थूक के छींटे उछालता था, मेरा मन होता था उसका कॉलर पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर ढकेल दूँ। वो भी मुझे पसंद नहीं करता, ये जाहिर था। बिना किसी कारण के जिस तरह वो मुझे निगल जाने वाली निगाहों से देखता था, मैं दूसरी ओर मुँह घुमा लेती थी। पर इन 3 दिनों में उसके घर न लौटने से न जाने क्यों पिछली सारी बातें वक्त बेवक्त सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हालांकि हर साल दुर्गा पूजा के दिनों में हफ्ता हफ्ता घर से गायब रहना मामूली बात थी। बाबा ने तो इन 3 दिनों में कभी पूछा तक नहीं कि दामू कहाँ है, पर रोज़ इस पार्क से गुजरते हुए मैं ठिठक जाती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, पर मन होता है कि एक बार बीती हुई बातों का नक्शा फैलाकर खोजूं कि कहाँ सब कुछ इस कदर गलत हो गया। पार्क के फाटक से बाहर निकलते ही सामने वाले फुटपाथ पर हमारे मकान का दरवाज़ा है। इस पार्क से होकर आने में रास्ता छोटा पड़ता है, बस ये शॉर्टकट नहीं बदला और ये मकान नहीं बदला। बाबा की शादी हुई थी और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को इसी दरवाजे से भीतर ले गए थे। सुनते हैं तब इस मोहल्ले के लोग हर शनिवार की सुबह अपने दरवाजे पर खड़े रहते थे कि आनंद चक्रवर्ती की बहू काली मंदिर पूजा के लिए जाएगी। दादी थी कि अपनी गोरी चिट्टी सुंदर बहू को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, और 2 साल पहले जब माँ की अर्थी इसी दरवाजे से निकली थी, खटिया पर हड्डियों का ढांचा था, चादर पर 2-4 सलवटों से बाहर निकली हुई गर्दन पर धंसी हुई आंखें और उभरे हुए दांत। अर्थी देखकर किसी ने कहा था, आदमी तो जिंदगी पर क्लर्क का क्लर्क ही रहा, 3-3 बेटियों की कमाई पर घर चलाया बुढ़िया ने। 3 बेटियों ने माँ बाबा को दान दहेज से बचा लिया और अपनी मर्जी से शादी करके इस दरवाजे से जो बाहर निकली, फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। अच्छा हुआ माँ तभी चली गई। चौथी बेटी की कमाई की शर्म उन्हें नहीं उठानी पड़ी और ना ही अपने इकलौते सबसे लाडले बेटे दामू की हाजिर जवाबी का सामना उन्हें करना पड़ा, जो उनकी धुंधलाती हुई आंखों की आखिरी उम्मीद थी। बाबा माँ के मरने के बाद और समझदार हो गए थे। अपनी बीमारी पर अब उन्हें खीज नहीं होती थी, बल्कि हर चीज़ के प्रति उनमें एक उदार दृष्टि आ गई थी। एक ही बात को लेकर वो मुझे भी उतने ही ठोस तर्कों से समझाते थे और दामू को भी, और दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास करवा देते थे। पर पिछले 2 महीनों से वो कुछ ढीले से हो गए हैं, एक ही बिस्तर पर लेटे लेटे उदास और पस्त। आज ताला खोलते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, बाबा की फिक्र नहीं। शुरू में अपना ये कार्यक्रम बहुत घातक, बहुत क्रूर लगता था कि बाप को ताला बंद कर लड़की अपनी नौकरी पर चली जाती है। तब मैं लौटती थी तो दूर से ही ये मनाते हुए कि दरवाज़ा खुला हो, दामू लौट आया हो। दामू तब इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं था। अब तो इस ताले की दूसरी चाबी भी उसके क्लब की दुर्गा पूजा के महोत्सव में पूजा के साथ सामानों में कहीं खो गई होगी। अब घर से जाते वक्त ये मालूम होता है कि इन 6-7 घंटों में बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। दरवाज़ा खोलते हुए पहले की तरह ये दहशत नहीं होती कि कहीं बाबा के होंठ खुले हुए ना हों, आंखें छत पर टिकी ना हों। उस कोने की ओर बहुत डरते डरते मैं देखती थी। अब दरवाज़ा खोलते ही मैं ये भांप लेती हूँ कि खटिया से घुसी हुई सांसों की आवाज़ आ रही है। बाबा सो रहे हैं, रात भर उन्हें नींद नहीं आती। अब तो यही नियम सा बन गया है
कि वो मेरे जाने के बाद ही सोते हैं। इस वक्त उनका सोना मेरे लिए बहुत सुविधाजनक रहता है। पता नहीं उन्होंने मेरे अनुसार ही आदत डाल ली है या सचमुच वो रात को सो नहीं पाते। इस उम्र और इस बीमारी में आदमी बहुत गुस्सैल, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। पर बाबा और ज़्यादा सहनशील और अंतर्मुखी हो गए हैं। बस उनकी एक ही आदत है जिससे मैं बौखला जाती हूँ। उठते ही कहेंगे, सामने से अखबार लिया, खबरें पढ़कर सुना, या ट्रांजिस्टर चला दे, खबरें आ रही होंगी। लगता है उनके दिमाग में घड़ी फिट हो गई है। खबरें आने का वक्त उन्हें पता चल जाता है। जितनी देर आकाशवाणी से समाचार आते रहते हैं, मेरे माथे की नसें तनी रहती हैं। लगता है भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है जो फट जाएगा। सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। खबरें, खबरें, खबरें। परमाणु विस्फोट और क्रिकेट का टेस्ट मैच और प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, इन सब से बाबा को, जो अपनी खिड़की से बाहर भी नहीं झांक सकते, कैसी दिमागी शांति मिलती होगी। हाँ, एक बार कितना गिरा हुआ, कितना नीच ख्याल मेरे दिमाग में आया था कि बाबा को गलत दवा दे दूं या चाय में स्लीपिंग पिल्स की पूरी शीशी उड़ेल दूं। उनके जीने का कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आता था। पर फिर यही सोचना बदल गया था। जब उन्हें अपनी ज़िंदगी बोझ नहीं लगती तो क्या हक है मुझे उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का, सिर्फ इसलिए कि उन्हें 2 वक्त का रूखा सूखा खाना मैं दे देती हूँ और रोज़ सुबह उनका कमोड जमादार से साफ़ करवाने के लिए बाहर रख देती हूँ। कभी उन्हें अखबार पढ़कर सुना देती हूँ, कभी पड़ोस में ताला बंद है का बहाना बनाकर कह देती हूँ कि अखबार ही नहीं मिला। और अब तो उनका होना बहुत ज़रूरी लगता है। वो कुछ कहते सुनते नहीं, समझाते भी नहीं, पर उनके इस बेजान शरीर का होना भर अपने आप में कितना अहम हो गया है। मेरे और दामू के बीच एक पुल। बाबा नहीं रहेंगे तो इस घर में पता नहीं हम दोनों में से कौन होगा, मैं या दामू। सोचा तो अपने लिए भी यही था। अपनी इस 23 साल की ज़िंदगी का ही कौन सा अर्थ मेरी समझ में आया था। रोज़ बीमार बाप की सेवा टहल और अपने आवारा निकम्मे भाई से 2-4 कड़ी बातें सुनना। काम के नाम पर यह कि कभी इस कभी उस कंपनी की चीज़ों के नमूने झोले में डालकर दरवाजे दरवाजे घूमना और एक ही रटा रटाया पाठ सबके सामने सुना देना। कभी किसी दरवाजे से ये सुनना कि माफ़ करो, इस वक्त हमें फुर्सत नहीं है। कभी किसी आदमी का गलत इरादे से देखते हुए ये कहना कि और कोई काम करना हो तो, पर नहीं। एक अनाम इंतज़ार में ये सोचना भी टल गया था कि किसी दिन तो कोई सही आदमी सामने होगा। और मेरी 3 बड़ी बहनें जो इसी चौखट से निकली हैं अब सुखी तो हैं ना। घर की सारी चीज़ें वैसी ही अनछुई पड़ी हैं। दामू कनीने से रखी हुई चीज़ों को बिखेर देता है, पर उस बिखराव में ये एहसास तो रहता है कि इस घर में लोग रहते हैं। मेज़ पर से हाथ हटाया तो वहाँ उंगलियों के निशान पड़ गए थे। इतनी धूल, ये घर किस कदर बोतहा लग रहा है। माँ इस कमरे को किस तरह सजा संवार कर रखती थी। उन्हें तो सफाई करने की सनक थी। हर वक्त उनके हाथ में झाड़न होता और एक एक शीशी बोतल उठा उठा कर वो पोंछती रहती। अब इस घर में सामान ही कितना है। बाबूजी की खटिया के किनारे वाली तिपाई पर ट्रांजिस्टर था, अब नहीं है। लगता है घर का एक आदमी चला गया है। विश्वास करने का मन नहीं होता, पर दामू अब कुछ कर भी नहीं सकता है। उसकी ये मजबूरी कभी मेरी समझ में नहीं आएगी कि उसने ट्रांजिस्टर बेच दिया। 2 साल से जो अपने फटे हुए जूतों को घसीट रहा है, उसकी कौन सी शान बाकी है जिसे ट्रांजिस्टर बेच कर उसे बचाना पड़ रहा है। ये घटना हम दोनों के बीच हुए झगड़े की चरम स्थिति थी, लेकिन मैं उसे भूल गई थी। हो सकता है दामू भी भूल गया हो और 3 दिन से घर न आना सिर्फ उसकी व्यस्तता हो। अब याद करूं तो लगता है कि वो बात इतनी बड़ी नहीं जितना हमने उसे तूल दे दिया था। उस दिन दोपहर उस मनहूस माहौल में बहुत शिथिल होकर लेटी ही थी कि किसी ने इतनी ज़ोर से सांकल बजाई थी कि वो चोट हथौड़े सी सिर पर लगी थी। दरवाज़ा खोला था तो सामने टाई सूट वाला एक रौबदार आदमी था। दमन चक्रवर्ती यहाँ रहता है? वो गुस्से से काँप रहा था। हाँ, उसके पिताजी घर में हैं। आपको जो भी कहना हो मुझे कहिए। बाबा बीमार हैं, उठ नहीं सकते। आप उसकी बड़ी बहन हैं? उसने दांत पीसे। देखिए, अपने भाई को समझा दीजिए। गली मोहल्ले दुर्गा पूजा के लिए चंदा मांगते फिरते हैं। महंगाई का ज़माना है, हमारा जितना मन होगा चंदा देंगे, नहीं मन होगा तो कोई हमसे ज़बरदस्ती चंदा ले लेगा। चंदा नहीं दिया तो साला आंखें दिखा रहा था। नीचे उतर कर चिल्लाकर कहता है, मने राग बेन, आमार नाम दमन चक्र। आप लोग अपने घर के लड़कों को समझाते नहीं? आज उससे कह देना उसने कुछ गड़बड़ की तो मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, साले को गुंडों से पिटवा दूंगा। होश ठिकाने आ जाएंगे साहबजादे के। आमार नाम दमन चक्र। मैं क्या कहती,
पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे। सामने वाले घर से अम्मा जी अपनी ऐनक संभालती हुई आईं। दामू के लिए कह रिया था। दामू तो साक्षात कृष्ण महाराज हो रिया है, लोग उलाहने ले लेकर आवें। कितना अच्छा लड़का था अपना दामू। हाँ, अब दामू अच्छे की परिभाषा से बाहर आ गया था। एक वो जमाना था, हम दोनों चक्रवर्ती भाई बहन स्कूल के वार्षिकोत्सव में ढेरों पुरस्कार लाते थे। अपनी अपनी क्लास की बारी आते ही दीप्ति चक्रवर्ती और दमन चक्रवर्ती के नाम सबसे ऊपर रहते थे। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, यहाँ तक कि 100% उपस्थिति में भी। कितनी किताबें, मेडल घर में जमा हो गए थे। अब वे सारे बदरंग हो गए मेडल और दीमक लगी किताबें पुरानी अलमारी में बेतरतीबी से रखी हुई थी। उस दिन स्कूल की हायर सेकेंडरी की फाइनल परीक्षा थी। बायोलॉजी का पेपर था और परीक्षा केंद्र में फसाद हो गया था। बाहर निकाले गए छात्रों में एक नाम दमन चक्रवर्ती का भी था। बस उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई थी। जाने कैसे दोस्तों से वो गंदी गंदी गालियाँ सीख गया था। दूसरे साल हायर सेकेंडरी में किसी तरह पास हो गया था और कॉलेज में नाम भी उसने लिखवा लिया था। लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। अपने आप को कलाकार समझने लगा था। उसने पेंटिंग शुरू की, पर वो एक महंगा शौक़ था। अपने एक रईस दोस्त के घर जाकर उसकी इलेक्ट्रिक गिटार बजाना वो सीख रहा था। तभी हमारी तीसरी दीदी एक दिन अचानक घर से गायब हो गई और दामू ने बाबा का कहना मानकर एक बड़ी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर ली। कलाकार बनने का भूत उसने अपने दिमाग से उतार दिया था। दिन भर काम और शाम के लिए उसने एक क्लब ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे 6-7 लड़कों का शुरू किया हुआ वो क्लब काफ़ी बड़ा हो गया था और वहाँ आए दिन नाटक और संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे। अब उस क्लब में कुछ बड़े बड़े रईसों के लड़के भी आ गए थे और दामू जैसे लड़कों को चंदा बटोरने और ऊपरी दौड़ भाग का काम ही सौंपा जाता था। दामू तब बहुत बौखलाया सा घूमता था। एक बार मैंने 3-4 दिन लगातार उसे सुबह दोपहर सड़क पर घूमते पाया तो रात को मैंने उससे पूछा कि आजकल वो काम पर नहीं जाता। उसने उतनी आसानी से जवाब दिया, मैंने 7 दिन पहले नौकरी छोड़ दी है। मुझे पहले ही लग रहा था कि वो ज़्यादा दिन इस नौकरी पर नहीं टिकेगा, पर बाबा अपना आपा खो बैठे थे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। घर के लिए 250 रुपल्ली आते थे, उनमें से 125 क्लब में और अपने जेब खर्च में फूके जाते थे और अब नौकरी भी छोड़ दी। हुआ क्या था? उन लोगों को लगता था मैं 1 घंटे का काम 4 घंटे में करता हूँ। गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को क्या मालूम कलकत्ता की बसों में धक्के खाना क्या चीज़ होती है। बस इतनी सी बात और जनाब ने नौकरी छोड़ दी। बाबा गर्म हो गए थे। अरे हमारी तो सरकारी नौकरी थी, फिर भी क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। तुम आजकल के लड़के खाली बातें बनाना जानते हो। अभी हफ्ता भर पहले तू ही कह रहा था ना अपनी बहन से, मैं बंगाल का नेता बन जाऊं तो सबसे पहले हाथ रिक्शा वालों को साइकिल रिक्शा दिलवा दूं, जैसे द्रमुक सरकार ने किया है। नेता बनने से पहले कितना कुछ सहना पड़ता है, कितनी गालियां खानी पड़ती हैं, ये भी मालूम है। बस 2 बातें सुनी, नौकरी छोड़ आए। ये 2 बातें हैं? साला मेरी पूरी कौम को गाली दे रहा था। तुम लोग बस आर्टिस्ट बन सकते हो या भीख मांग सकते हो। तुम्हारे बाप दादों ने भी कभी मेहनत का काम किया है? 1 घंटा देर लगा के मेरे 10,000 का नुकसान कर दिया। मैंने भी कह दिया संभालो अपनी नौकरी, दमन चक्रवर्ती ऐसी नौकरी नहीं करेगा। हाँ, बाबा की आवाज़ काँप रही थी। दमन चक्रवर्ती के तो सिर पर सींग हैं। ये नहीं सोचा कि 250 रुपये देता है वो, तुम 2.5 बात भी नहीं सुन सकते। तुम्हारी इज्जत कम हो गई है सुनकर। ईमानदारी से काम करते रहते अपने आप। वो इस बार दामू का चेहरा तन गया था। बाबा, आपका ज़माना गया। लात खा लो, चुप रहो, क्योंकि महीने की पहली तारीख को कागज़ के 2 टुकड़ों की खैरात मिलती है। दामू मुंह में थूक के छींट उछाल रहा था। आपने बहुत ईमानदारी से काम किया ना। क्या दिया हमें? यही एक घर, ये बगैर रंग रोगन का एक कमरा, जहाँ सुबह उठकर आध घंटा पेशाब रोककर खड़े रहना पड़ता है क्योंकि नीचे क्यू लगी रहती है। और आपके साथ के लोग जिन्होंने बेईमानी की आज बालीगंज टालीगंज में 2 मंजिला मकान बनवाकर ठाठ से रह रहे हैं और उनके लड़के लड़कियां जाने किस किस सिफारिश पर ऐसी ऐसी नौकरियों पर लगे हैं जिनके काबिल उनके पास डिग्री भी नहीं। वो पहली और आखिरी नौकरी थी। उसके बाद दामू को नौकरी नहीं मिली और अब तो उसने हार कर कोशिश भी छोड़ दी है। बस जब देखो किराए की साइकिल लिए इधर से उधर भाग रहा है। क्लब के लिए चंदा उगाना, पंडाल सजाने वालों को खुद सारे डिज़ाइन समझाना, लाउड स्पीकर लगाकर नए से नए रवीन संगीत के रिकॉर्ड बटोरते फिरना। हर तरफ से ये कोशिश कि उस मोहल्ले की पूजा सबसे अलग, सबसे कलात्मक हो।
दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद महीने भर वो इतना उदास और लावारिस घूमता था जैसे किसी अपने की मौत हो गई हो। इस बार वो कुछ ज़्यादा ही जुटा हुआ था, न खाने की सुध न पहनने की। जब से नौकरी छूटी थी वो बाबा से आंखें चुराने लगा था। अब तो बाबा खुद ही उसे कुछ नहीं कहते थे, पर वो न घर पर खाना ठीक से खाता था न चैन से सो पाता था। एक दिन सुबह मेरे काम पर जाने से पहले वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मुझे 25 रुपये चाहिए। वो नीचे देख रहा था, पर यह साफ था कि वो रात भर नहीं सोया है। क्या लेना है? पूजा के लिए चंदा चाहिए। चंदा? वाह, अब घर वालों से भी चंदा मांगने लगे। इस बार लोगों ने पहले की तरह चंदा नहीं दिया है। हमें 4,000 का फ़ौरन इंतज़ाम करना है। सब अपने अपने घरों से कम 25-25 रुपये दे रहे हैं। अपने अपने घरों से नहीं, अपनी अपनी कमाई से। सिर्फ मेरी कमाई से घर कितनी अच्छी तरह चल रहा है शायद तुझे दिखाई नहीं देता। तुझे कमाकर हम सबको खिलाना चाहिए, तो उल्टे मुझसे 25 रुपये मांग रहा है। हाँ, मैं तो अपनी मर्जी से हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ ना। तुम दिलवा दो ना काम। खैर, मुझे लेक्चर नहीं सुनना, मुझे 25 रुपये चाहिए। उसने मेरा पर्स पकड़ा था। मेरे पास हैं रुपए, पर मैं दूंगी नहीं तेरे उस क्लब को जिसमें सब तेरे जैसे निकम्मे काहिल अड्डेबाज लोग भरे पड़े हैं, या फिर उन रईसों के बेटे जिनके पास बहुत सा काला पैसा है। तूने अपनी ज़िंदगी, अपना उठना बैठना सब उस क्लब के नाम लिख दिया है। अब क्या हमें भी? देखो, बढ़ चढ़ कर मत बोलो। मुझे 2 वक्त का खाना दे देती हो, ये बहुत बड़ा एहसान है ना तुम्हारा। मैं अपनी मर्जी से एक पत्रिका तक खरीद कर नहीं पढ़ सकता। अपनी पसंद से घर के लिए एक चीज़ भी नहीं ला सकता, और तुम हर महीने 3 रुपये अपनी आईब्रोज शेप करवाने के लिए खर्च करती हो। वो बहुत ज़रूरी खर्च है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, लेकिन तुम भौहें बनवाकर इतनी बदसूरत और बनावटी लगती हो जैसे मंगल ग्रह से उतर कर आई हो। दामू, तू निकल जा यहाँ से बाहर। बात करने की तमीज़ भी तुझमें नहीं रह गई है। मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ और ले जाओ अपनी कमाई भी साथ ही। मैं बाबा को भूखा नहीं रखूँगा। तुम्हें हमारे लिए मिटने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी दीदी जैसे गई है ना, तुम भी रोज़ रोज़ जाती हो। अब तक क्यों नहीं ढूंढ लिया? लेकिन याद रखना, 25 रुपये मैं आज ही लेकर ही जाऊँगा। ये मेरा प्रेस्टीज इश्यू है। मैं बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल आई थी। हाँ, इसकी प्रेस्टीज कितनी है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। मुझे एकाएक दामू पर तरस आया था। ये लड़का कितनी गलत जगहों पर अपनी सारी प्रतिभा खर्च कर रहा है। लेकिन घर लौटते ही दामू पर आया सारा तरस झड़ गया था। वो सामने होता तो मैं उसे 2-4 तमाचे जड़ देती। घर से ट्रांजिस्टर गायब था। 150 का ट्रांजिस्टर वो 30-40 रुपये में बेच आया होगा। घर में एक यही चीज़ थी जो उसके काम आ सकती थी। लेकिन दामू भी तो ये जानता था कि बाबा को ट्रांजिस्टर का कितना बड़ा आसरा है। अकेले में उनका मन लगा रहता है। दामू इतना क्रूर हो सकता है, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरी कोई भी चीज़ बेच आता, लेकिन बाबा। और अब एक बाहरी आदमी आकर हमें हिदायत दे रहा था कि अपने भाई को संभाल कर रखो। शाम को दामू लौटा था, चेहरा तना हुआ। आते ही बाबा के पास खड़ा हो गया था। उनके माथे पर हाथ रखा था उसने। खाना रखा है, मैंने कहा था। मैं खाना खाकर आया हूँ। वो तो तेरी शक्ल ही बता रही है कि कितना खाना खाया है। वो इन 2 महीनों में आधा रह गया है। चेहरा इस कदर मुरझाया हुआ कि अर्थी के वक्त माँ की धसी हुई आंखें और गालों की उभरी हुई हड्डियाँ याद आती हैं। बाबा ठीक हैं? उसने पूछा था। तुझे क्या करना है? वो दिन में 4 बार ट्रांजिस्टर सुनते थे और वो तू बेच आया। तुम किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती। रुपए मुझे देने ही थे। ट्रांजिस्टर तुम्हारा नहीं था, तुम्हारी कमाई का नहीं था। मैंने तुम्हारी चीज़ नहीं ली और मुझे तुमसे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन मुझे कहना है। आज सामने वाले त्रिलोक भवन से एक आदमी आया था। दमन चक्रवर्ती को पूछ रहा था, तुझे तो अपना नाम पसंद नहीं था ना? अब जिस तिस से झगड़ा करके तू अपने नाम का ढिंढोरा पीटता है। मने रागबेन आमार नाम दमन चक्र। तुम भी वही सब मुझसे कहना चाहती हो जो वो आदमी कह कर गया है। मुझे अपनी सफाई नहीं देनी है। मुझे तेरी सफाई चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वो अपने गुंडों से किसी दिन तुझे पिटवा देगा। वे बड़े लोग हैं, उनके 1000 हाथ हैं, उनसे तू उलझ नहीं सकता। मेरा खून करवा देगा तो तुम काली मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना। लौटकर बाबा को भी थोड़ा प्रसाद दे देना। इस बार चंदा पूरा नहीं मिला तो तू ऐसे अनजाने लोगों से झगड़ पड़ा है। उन्होंने ठेका लिया है क्या दुर्गा पूजा करवाने का? अभी दुर्गा पूजा है, फिर लक्ष्मी पूजा, फिर काली पूजा, फिर जगद्धात्री पूजा, फिर सरस्वती पूजा। कोई कितना चंदा देगा? हर एक की अपनी सीमाएं हैं।
हाँ हाँ, देखी हैं सीमाएं। हर शनिवार वो 500-700 रुपये रेस में हार आता है। हर महीने उसके यहाँ शराब की पार्टियाँ होती हैं और वो हमें 10 रुपये नहीं दे सकता। ना दे, पर चंदा ना देने के साथ साथ इतना लंबा उपदेश क्यों देता है हमें कि कुछ काम धंधा करो, चंदा क्यों मांगते फिरते हो। तुम लोगों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। चंदे से रुपया जमा करोगे, आधा पूजा में लगाओगे, आधे से साल भर बैठ कर खाओगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो साला मुझे क्या पिटवाएगा। चंदा मांगने जाओगे तो ये सब सुनना ही पड़ेगा। इसी बित्ते भर के मोहल्ले में 10 जगह पंडाल लगे हैं, 10 लोग चंदा लेने सिर पर आ खड़े होते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जिन गलियों में इतनी गरीबी पल रही है वहाँ हजारों का खर्च सिर्फ बिजली और सजावट पर करने से क्या मिलता है तुम लोगों को। इस सबको एंजॉय तो फिर वही करते हैं ना जो छुट्टी मनाने घूमने निकलते हैं। भूखा आदमी इस सजावटों से अपना पेट तो नहीं भर सकता। तुम लोगों के लिए तो दुर्गा पूजा मनाना, टीम टाम करना एक हॉबी है, ढकोसला है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना पैसा बटोर कर क्यों नहीं उसमें बांट देते जिन्हें सचमुच इसकी ज़रूरत है। हाँ, 2 एक दिन अच्छा खा लेंगे, पहन लेंगे, फिर वही भूख। साल भर हम तो इस भूख से, गरीबी से लड़ने की ताकत यहीं से लेते हैं। हमें मानसिक शांति मिलती है, पर यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तुझे सचमुच मानसिक शांति मिलती है? मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना बड़ा आस्तिक हो गया है। तू तो ईश्वर, पूजा, मंदिर कुछ नहीं मानता था। दामू ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर जाने लगा तो मैंने पूछा, ट्रांजिस्टर तूने सचमुच बेच दिया क्या? कितने रुपए मिले? मैं जा रहा हूँ, कल भी खाना नहीं खाऊंगा। फिर घर आने की क्या ज़रूरत है? तब मुझे नहीं लगा था कि उसने मेरा ये आखिरी वाक्य सुना भी है। वो 3 दिनों से घर नहीं लौटा। आज चौथा दिन है। मैंने भी अभी बाबा को ये भी नहीं बताया कि ट्रांजिस्टर विन्नू नहीं ले गया, दामू बेच आया है। बाबा कुछ नहीं करेंगे, बस सुनी सुनी पनियाई आंखें एक तरफ स्थिर कर देंगे। दीपू, ये शायद बाबा ने दूसरी बार मुझे पुकारा। आ गई बेटा? कब आई? उनकी आवाज़ बेतरह काँप रही है। तनख्वाह मिली? आज तो 28 है बाबा, परसों मिलेगी। अगले महीने जाना है? पता नहीं उनकी आवाज़ को क्या हो गया है। एक एक शब्द बोलने में जैसे उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। जाना है? चलो अच्छा है। बाबा उठने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर डर लगता है। मौत के नज़दीक पहुंचते हुए आदमी की आवाज़ क्या इतनी सूनी, इतनी भयावह हो जाती है। कुछ चाहिए बाबा? अखबार है? तभी दरवाजे की सांकल जोर से बजी है। फिर कोई नया आदमी, फिर कोई नया उलाहना, या शायद दामू आ गया है। मैंने झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया है। नहीं, दामू नहीं लौटा। उसका कोई साथी है। वैसी ही उजड़ी हुई शक्ल, 18-19 साल के नौजवान और सबके एक जैसे पिटे हुए चेहरे। मैं कहने को हुई कि दामू घर में नहीं है, तभी वो एक सांस में बोला, दामू अस्पताल में है सुबह से। क्या? मैं चौंकी हूँ। एक ना एक तमाशा खड़ा करने की उसे आदत है। दामू, तू हमें चैन से नहीं रहने देगा? दामू पीजी के इमरजेंसी वार्ड में है। कल रात उसके पेट में बहुत दर्द था। वो कहता रहा डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। सुबह अचानक बहुत बढ़ गया तो अस्पताल ले गए। फूड पॉइजनिंग है शायद। आप अकेली चली जाएंगी? मुझे ज़रा काम है। वैसे दामू के पास 2 लड़के हैं हमारे। मेरे होंठ काँप रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बाबा को कहा है, अभी बाजार से अखबार लेकर आती हूँ। दरवाज़ा बंद कर ताला लगाया और बाहर आकर रिक्शा लिया। वही हाथ रिक्शा। इस मैन पुलिंग रिक्शे में दामू आज तक एक बार भी नहीं बैठा। कहीं दामू ने कुछ खा तो नहीं लिया? नहीं, ये काम वो कभी नहीं कर सकता। मैंने रिक्शे वाले से तेज़ चलने को कहा है, पर वो झटके के साथ रुक गया है। सामने लंबा जुलूस है और रास्ता बहुत सकरा है। इतना शोर, इतने बैंड बाजे। आज दशहरा है, दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। रिक्शा वाले ने एक से कहा है, रास्ता दे दो, अस्पताल जाना है। पर सड़क के दोनों ओर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई है। नहीं दामू, तुम जा नहीं सकते। मुझे वहाँ तक पहुँच लेने दो, मैं सब देख लूँगी। तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। उफ, ये कैसा जुलूस है। पहले लाल पगड़ी वाला बैंड, फिर आरोही संस्थान के नीली वर्दी वाले बांसुरी बजाते हुए, उनके पीछे एक और रंगीन बैंड, फिर ढोल नगाड़े वालों का जत्था, फिर बॉक्सिंग क्लब के लड़कों का कतार में तुरही जैसा कुछ बजाते हुए। अब भी वो सजा हुआ ट्रक कितनी दूर है। अब मोटरसाइकिल के दोनों तरफ 4 कतारें, जिन पर सवार लोग कभी एक हाथ कभी दोनों हाथ छोड़कर करतब दिखाते जा रहे हैं। फिर कुछ सरदार लड़के हाथों में बंधे रेशमी रुमाल फहराते हुए, भांगड़ा करते हुए। और अब ट्यूब लाइट से सजा ट्रक। गाड़ी के सामने आते ही मैंने भय से आंखें मूंद ली हैं। इसमें तो सिर्फ राक्षस हैं। त्रिशूल सीने में उतरा हुआ, खून से सराबोर। कैसे ले जाने के लिए इतनी सजावट की गई है?
फिर रेशमी पोशाक में एक और लंबा बैंड, बाजे वालों का जुलूस। उफ, क्या तमाशा है। इस कदर रास्ता रोक रखा है और इतना शोर कि कान फट रहे हैं। और अब आखिरकार बल्बों की कतार में सजी हुई गाड़ी जिसमें दुर्गा की प्रतिमा है। दुर्गा के चेहरे पर एक चमक है, पीछे रंग बिरंगा घूमता हुआ चक्र है। लाल, पीला, नीला, हरा रंग बारी बारी से चक्राकार घूम रहे हैं। आंखें चौंधी आ गई हैं। रिक्शा गलियों से निकलकर एक अंधेरे से रास्ते पर अचानक रुक जाता है। अस्पताल आ गया, उतरिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी रोशनी, इतने शोर के बाद इस अस्पताल के बाहर कितना अंधेरा लग रहा है। पर यहाँ भी उतनी ही भीड़ है। बाहर ही एक झुर्रियों वाले हाथ ने थरथराती हुई आवाज़ में रास्ता रोका है। दीदी मोनी, खाली शीशी बोतल औषध जने निए जाओ, 10-10 पैसा माँ। मैं उसे परे कर भीड़ को चीरती हुई निकल आई हूँ। इमरजेंसी वार्ड में सामने लाल बत्ती जल रही है। कोई आवाज़ नहीं। अंदर जाना मना है। नहीं नहीं, इन चीज़ों से तुम इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। मेरे भीतर भी हलचल शांत हो गई है। तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। एटा होते पारे ना। मुझ में एक स्थिरता सी आ गई है। बाबा अखबार का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं कितने जुलूसों, कितनी बाधाओं को पार कर यहाँ तक आ गई हूँ। मेरी बगल में सिर्फ एक लड़का है जो शायद दामू का साथी है। उसके चेहरे का चिंतित भाव एक सुकून सा देता है और मैं निढाल बेंच की पीठ पर अपना सिर टिका देती हूँ। भीतर से उल्टियाँ करने की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ जो सिर्फ दामू की ही हो सकती है। डॉक्टरों की अस्पष्ट हल्की बातचीत सुनाई दे रही है। अभी डॉक्टर बाहर निकलकर अपनी मशीनी आवाज़ में सूचना देगा, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। बाहर कॉरिडोर की खिड़की की तरफ हल्का हल्का शोर है। वो जुलूस घूमकर शायद इधर ही आ रहा है। इतनी तरह की मिश्रित आवाज़ों का शोर दूर से कितना हास्यास्पद लगता है। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी दमन चक्र। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।